आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार का जनजातीय एकीकरण पर विचार। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर है और ये है मजूमदार का जनजातीय एकीकरण पर विचार, व्यू ऑफ मजूमदार ऑन ट्राइबल इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो प्रोफेसर मजूमदार 1903 से 1960 उन प्रमुख विचारकों में से एक हैं जिन्होंने वर्तमान दशा में जनजातियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनजातीय एकीकरण पर अपना अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया है। किंतु इस दृष्टिकोण को समझने से पहले संक्षेप में यह जानना आवश्यक है कि जनजाति क्या है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो प्रोफेसर मजूमदार हैं जिनका जन्म 1903 में होता है और मृत्यु 1960 में होता है, उन प्रमुख विचारकों में इनकी गिनती होती है जिन्होंने वर्तमान दशा में जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने, जनजातियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनजातीय एकीकरण पर अपना एक अलग विचार प्रस्तुत किया है। जितने भी विचार दिए गए थे उन विचारों से अलग अपना विचार जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब ये कहा जा रहा है किंतु इनके दृष्टिकोण को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जनजाति क्या है। तो हम थोड़ा सा परिभाषा हम जनजाति की देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आप देखें कि जनजाति क्या है। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिससे सदस्य किसी निश्चित भौगोलिक जिसके सदस्य होना चाहिए था, यहाँ पे संशोधन कर लीजिएगा, जिसके सदस्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जिनकी अपनी सामान्य भाषा एवं संस्कृति होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जनजाति आखिर है क्या। तो ये कहा जा रहा है कि जनजाति परिवारों का एक समूह है। जनजाति जो है क्या होता है, परिवारों का एक समूह होता है जिनका अपना एक अलग नाम होता है, जिनका अपना एक अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ वो निवास करती हैं, जिनकी अपनी एक सामान्य भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक जीवन पद्धति होती है। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, जनजातीय समूह या जनजाति कहते हैं। सामान्य अर्थों में यह वह समूह है जो पूर्व सभ्यता काल के जीवन प्रतिमानों से संबंधित है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सामान्य अर्थ लगाया जाए तो सामान्य अर्थ यह समूह जो संबंधित होते हैं किससे, पूर्व सभ्यता काल के जीवन प्रतिमानों से। इसका मतलब कि हमारी पूर्वकालीन जो सभ्यता थी उन सभ्यता पे आधारित इनकी जीवन पद्धतियाँ जो है वो आधारित होती हैं, या इनकी भाषा संस्कृति जो है उन पूर्व सभ्यताकालीन परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती हैं। चलिए आगे आप देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली पोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा मंगोल जैसे प्रजातियों को माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो जनजातियों का जो संबंध है कभी जो है संपूर्ण भूभाग पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों का बिखराव था। इनका संबंध या इनका मूल स्रोत या जनजातियों का मूल स्रोत जो है इन्हीं से माना जाता है। किनसे, पोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं मंगोल जैसी प्रजातियों से, जिनका एक अन्य स्रोत निग्रोटो प्रजाति भी है, जिसके वंशज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जनजातियों का एक स्रोत जो है निग्रोटो प्रजाति भी है, जिसके वंशज आज भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है निवास करती हैं। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान में इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जबकि इनको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब यहाँ देखें तो भारतीय संविधान में इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि विभिन्न विचारक हुए हैं, इन विचारकों ने इन जनजातियों को अलग अलग नाम जो है दे रखा है। और ये आपके 1 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ठक्कर बप्पा जसपाल ने जनजातियों को आदिवासी कहा है।
एल्विन ने जनजातियों को आदिम जाति कहा है और एलपी विद्यार्थी ने जनजातियों को गिरिजन कहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है, ठक्कर बप्पा और जसपाल ने आदिवासी कहा है, एल्विन ने आदिम जाति कहा है और एलपी विद्यार्थी ने जो है गिरिजन कहा है। तो एक नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखें। वर्तमान परिवेश में ये कहा जा रहा है कि वर्तमान परिवेश में जनजातियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न विचारकों जैसे एस.सी. राय, एल्विन, प्रोफेसर घुरिये, ए.आर. देसाई तथा मजुमदार आदि ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अब यहाँ देखें तो वर्तमान परिवेश में जनजातियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने या जनजातीय एकीकरण या जनजातियों को समाज के साथ एकीकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार जो है व्यक्त किए गए हैं और वह विचार दिए गए हैं एस.सी. राय के द्वारा, बैरियर एल्विन के द्वारा, प्रोफेसर घुरिये के द्वारा, ए.आर. देसाई के द्वारा तथा मजुमदार के द्वारा। सभी लोगों ने अलग अलग या अपने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए हैं। अब यहाँ देखें तो एस.सी. राय तथा बैरियर एल्विन ने सुझाव दिया है कि जनजातियों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें बाहरी समूह के बढ़ते संपर्क या प्रभाव को रोका जाए। अब यहाँ पे आप देखें तो एस.सी. राय और बैरियर एल्विन का अपना सुझाव है जनजातीय एकीकरण को लेकर। ये कहते हैं कि जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें जो है बाहरी समूह के प्रभाव से बचाया जाए। इसका मतलब है कि जो बाहरी समाज है उस बाहरी समाज के प्रभाव से जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित किया जाए। अगर वो बाहरी दुनिया के संपर्क में आएंगी तो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको बाहरी संपर्क या बाहरी दुनिया के संपर्क से रोका जाए। अर्थात जनजातियों को बाहरी दुनिया के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। अर्थात जनजातियों को जो है बाहरी दुनिया के जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हैं वह उनके या जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर ना पड़े, इसके प्रभाव से उन्हें बचाया जाना चाहिए या मुक्त रखा जाना चाहिए। एल्विन ने इसके लिए बाह्य संस्कृतियों से मुक्त राष्ट्रीय उपवन को विकसित करने का सुझाव दिया, जिसके लिए पुनरुद्धार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। अब एल्विन ने जो है जनजातियों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय उपवन को विकसित करने का सुझाव दिया, एक अपना परिप्रेक्ष्य दिया, अपना एक सुझाव दिया। इन्होंने राष्ट्रीय उपवन नाम दिया उसका। इसका मतलब है कि जनजातियां जिस दायरे में रहती हैं उस दायरे की सीमा को सुरक्षित किया जाए ताकि बाह्य संस्कृतियां या बाह्य सामाजिक विशेषताएं वहां तक ना पहुंच सके। तो उसको इन्होंने राष्ट्रीय उपवन के रूप में व्यक्त किया। अब इन जनजातियों के लिए पुनरुद्धार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। पुनरुद्धार इसका मतलब कि जो भी विशेषताएं उनकी जो है परिवर्तित हो गई हैं, फिर से उन विशेषताओं को जागृत करने, फिर से उन विशेषताओं को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। तो ये रहा बैरियर एल्विन और एस.सी. राय का विचार था ये कि भाई एकीकरण अगर करना है तो जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को बचाए रखने के लिए उन्हें जो है बाहरी दुनिया, बाहरी समाज से मुक्त रखा जाए। चलिए आगे देखें आप जो है तो यहाँ पे देखें इसके विपरीत प्रोफेसर घुरिये और ए.आर. देसाई ने जनजातीय एकीकरण के लिए सातवीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन का सुझाव दिया। अब यहाँ पे आप देखें जहाँ बैरियर एल्विन और राय साहब जो है जहाँ जनजातियों के लिए जहाँ अलग क्षेत्र की बात कर रहे थे, वहीं अब उनके विपरीत जो है प्रोफेसर घुरिये साहब और देसाई साहब, ये दोनों लोगों ने जो है जनजातीय एकीकरण के लिए सातवीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन का सुझाव दे दिया। इस सुझाव के अनुसार जनजातियां अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बाहरी जगत तथा विशेष रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था से अत्यधिक जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पिछड़े हिंदुओं की तरह ही मानकर उनका वास्तविक विकास किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें
तो इसके अंतर्गत ये सुझाव दिया गया कि जनजातियां अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बाहरी जगत तथा विशेष रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था से अत्यधिक जुड़ी हुई हैं। जो भी जनजातियां हैं, जो भी जनजातीय समाज की जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो बाहरी जगत, बाहरी दुनिया विशेषकर से हिंदू समाज से बहुत घनिष्ठ रूप से जो है जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पिछड़ी हिंदू जातियां मानकर ही उनका जो है वास्तविक विकास किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि उससे उन्हें जो है हिंदू समाज में सम्मिलित करके हिंदू समाज के अनुसार उनका जो है वास्तविक विकास जो है वो किया जाना चाहिए। अर्थात प्रोफेसर घुरिये एवं AR देसाई जनजातियों का हिंदू समाज के साथ सात्मीकरण, एकीकरण करने के पक्षधर हैं। इसका मतलब है कि जो GS घुरिये हैं या AR देसाई हैं, वह जनजातियों का हिंदू समाज में एकीकरण चाहते हैं या हिंदू समाज में सात्मीकरण चाहते हैं या हिंदू समाज में मिला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जहाँ बेरियर एल्विन ने जो है अलग क्षेत्र की बात की, एक सीमा बांधकर उनके विकास की बात की, वहीं इन्होंने जो है हिंदू समाज में मिलाने की बात जो है प्रोफेसर घुरिये और AR देसाई ने किया है। तो दोनों ही मतों में अंतर है। अब आए देखिए, आगे बढ़ते हम जो है, तो यहाँ देखें मजुमदार ने उक्त विचारों से भिन्न जनजातीय एकीकरण के लिए चयनित अनुकूलन पर विशेष बल दिया है। अब यहाँ देखें, दोनों जो विचार थे उन दोनों विचारों से अलग जो है मजुमदार ने जो है जनजातीय एकीकरण के लिए चयनित अनुकूलन पर विशेष बल दिया है। अब यहाँ देखिए, चयनित अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ देखिए, जनजातीय समाज में परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे जनजातियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तथा जिसके द्वारा जनजाति स्वयं अपना अनुकूलन कर सकें। अब यहाँ देखें, तो चयनित अनुकूलन का सीधा सा मतलब है कि जनजातीय समाज में जो परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया चले, वह प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिससे कि जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर विपरीत प्रभाव ना पड़े या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब है कि जो भी विकास किया जाए या जो भी परिवर्तन किया जाए, उन परिवर्तनों की वजह से जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तथा जिसके द्वारा जनजाति स्वयं अपना अनुकूलन कर सकें और जिसके माध्यम से, उस परिवर्तन के माध्यम से स्वयं ही जनजातियाँ क्या करें कि परिवर्तन से अपना अनुकूलन स्थापित कर सकें। इसका मतलब है कि परिवर्तन इस प्रकार का हो, विकास इस प्रकार का हो कि जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो और परिवर्तन भी इस प्रकार का हो जिससे कि जनजाति स्वयं उसके साथ अनुकूलन करने की स्थिति में हो। चलिए आगे देखें, और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अर्थात चयनित अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है जो जनजातियों को जीवित रहने और उनकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना को फलने फूलने में मदद करती है। यह समाज की बदलती परिस्थितियों के साथ उन्हें तालमेल बिठाने तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। अब यहाँ चयनित अनुकूलन का तात्पर्य बताने का प्रयास किया जा रहा है, स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई चयनित अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है। चयनित अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है जो जनजातियों को जीवित रहने और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को फलने फूलने में मदद करती है। कहने का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा परिवर्तन, ऐसा विकास जो जनजातियों को अपनी सामाजिक विशेषताओं को बनाए रखने में मदद करती हो, उनके सामाजिक विशेषताओं को फलने फूलने या विकसित होने में मदद करती हो। साथ ही साथ यह समाज की बदलती परिस्थितियाँ, जो भी समाज में परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उन सामाजिक परिस्थितियों के साथ वह जनजातियाँ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप जो है तालमेल बिठा सकें, उनसे अनुकूलन कर सकें तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सकें। चलिए आगे देखते हैं, मजुमदार के विचार यहाँ दिए जा रहे हैं आपको जो है। जनजातीय एकीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। जनजातीय एकीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें जनजातियों को अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने की अनुमति हो, जिससे कि वह अपनी संस्कृति और जीवन शैली को छोड़े बगैर ही मुख्य धारा में एकीकृत हो सकें। अब ये जो मजुमदार के अपने विचार हैं, वो जो कहते हैं कि जनजातीय एकीकरण जो है क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि क्रमशः जनजातियों का एकीकरण जो है समाज या मुख्य धारा से किया जाना चाहिए।
जिसमें जनजातियों को अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने की अनुमति हो। कहने का मतलब है कि जिसके अंतर्गत जो है जनजातियों के अपने स्वयं की जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो जीवन शैली है, उसको बनाए रखने के लिए उनमें उनको अनुमति दी जानी चाहिए, या उसको सुरक्षित रखने के लिए उनको जो है सक्षम बनाया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी संस्कृति और जीवन शैली को छोड़े बगैर, जिससे कि वह अपने संस्कृति और जीवन शैली को बगैर छोड़े वो जो है मुख्य धारा से एकीकृत हो सकें। इसका मतलब यह है कि एकीकरण इस प्रकार से हो कि जनजाति समाज अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखते हुए जो है समाज की मुख्य धारा से एकीकृत हो सकें। आगे देखिए, अर्थात जनजातियों को उनकी संस्कृति और जीवन शैली के अनुरूप पहचान बनाए रखते हुए आधुनिक समाज में एकीकरण किया जाना चाहिए। अब वही बात अभी आप बताया जा रहा था कि भाई जनजातियों को उनकी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखते हुए, कहने का मतलब है कि वो अपनी संस्कृति अपनी जीवन शैली के अनुरूप वह अपनी पहचान बनाए रखें, अपनी विशेषताओं के आधार पर अपनी पहचान बनाए रखें, और बनाए रखते हुए जो है आधुनिक समाज के साथ अपना एकीकरण स्थापित कर सके। तो ये रहा इनका जनजातीय एकीकरण। अब यहाँ पे आप देखें तो जनजातीय एकीकरण के लिए मजूमदार ने कुछ सुझाव व्यक्त किए हैं। उन सुझावों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखें तो मजूमदार ने निम्नलिखित कुछ सुझाव व्यक्त किए हैं जिनकी सहायता से जनजातियों का समुचित एकीकरण राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ किया जा सकता है। अब यहाँ देखें तो कुछ सुझाव जो है वो व्यक्त किए गए हैं मजूमदार के द्वारा, जिनकी सहायता से जनजातियों का समुचित रूप से एकीकरण किया जा सकता है। कहाँ? तो राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए पहला सुझाव दिया जा रहा है कि प्रत्येक जनजाति को अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जनजाति की अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। इस आधार पर प्रत्येक जनजाति से संबंधित समस्याएं भी अलग अलग हो सकती हैं। अतः किसी एक जनजाति की समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयास किसी दूसरी जनजाति के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकते। अतः सभी जनजातियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक के लिए उनकी समस्याओं के अनुरूप प्रभावी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अब यहाँ देखें तो समाज के अंतर्गत जितनी भी जनजातियाँ हैं उन सभी जनजातियों की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जिस कारण से उनकी अपनी जो है अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक जनजातियों की अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषताओं के आधार पर उनकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। अतः अगर किसी एक जनजाति की समस्या को ध्यान में रखकर सभी जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो निश्चित रूप से योजना सफल साबित नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग जनजातियों की अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं। इस आधार पर उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। इस वजह से अगर उनकी समस्याओं को दूर करना है तो प्रत्येक जातियों के लिए अलग अलग योजनाओं का निर्माण जो है वो करके ही प्रभावी ढंग से उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। ये बताने का प्रयास जो है मजूमदार द्वारा किया गया है। चलिए अगला दूसरा हम देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक जनजातीय समुदाय को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि वे अपने परंपरागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक समाज के साथ एकीकरण स्थापित कर सकें। अब यहाँ देखिए तो ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जनजातीय समुदाय को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं की जानी चाहिए और साथ ही साथ उनके आर्थिक विकास के अवसर उनके लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसके अनुसार? तो वह जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परंपरागत सांस्कृतिक पहचान को भूलें नहीं, बल्कि वो अपने परंपरागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखें। अगर हम उन्हीं के अनुरूप उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप उनको शिक्षा देते हैं, उन्हीं के अनुरूप उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के अनुरूप उन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप उनके आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका लगाव अपने समाज और संस्कृति के प्रति बना रहेगा, जिससे वो अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखने में सफल हो पाएंगे और उसी के आधार पर उसको बनाए रखते हुए वो क्या करेंगे? आधुनिक समाज के साथ अपना संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले पे देखें आप जो है, तो यहाँ देखें हमारा चौथा आ गया जो है, तो चौथे को देखें। समाज द्वारा जनजातीय समुदाय के बारे में निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए उस प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
अब यहाँ कहा जा रहा है कि समाज द्वारा जनजातीय समुदाय के लिए जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो भी कार्यकारिणी बनाई जा रही है या अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया में जनजातीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्योंकि भाई योजनाएं या जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, वो जनजातियों के लिए अपनाई जा रही है और ऐसी स्थिति में उन जनजातियों को उसमें शामिल करना या उन्हें भागीदार बनाना ज़रूरी है। ये बात जो है मजुमदार द्वारा व्यक्त किया गया है। चलिए आगे देखें आप जो है, तो समाज में जनजातीय एकीकरण के लिए जनजातीय विकास के लिए एक नियोजित दिशा दिया जाना आवश्यक है। अब ये कहा जा रहा है कि समाज में जनजातीय विकास के लिए समाज में जनजातीय एकीकरण के लिए जनजातीय विकास एक काम जो है थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, जनजातीय एकीकरण के लिए नहीं होना चाहिए था, यहाँ जो है जनजातीय विकास होगा, इसको यहाँ जो है हटा दीजिएगा। जो है समाज में जनजातीय विकास के लिए एक नियोजित दिशा दिया जाना आवश्यक है। अब ये कहा जा रहा है कि समाज में अगर जनजातीय विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए नियोजित प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके लिए डॉक्टर मजुमदार ने ठक्कर बप्पा के विचारों का उल्लेख किया है। ठक्कर बप्पा का मानना है कि जनजातियों के विकास के लिए इस तरह का प्रयत्न करना आवश्यक है जिससे कि वह भारत के दूसरे समुदायों की तरह यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकें। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो मजुमदार हैं, डी.एन. मजुमदार हैं, वह जो है ठक्कर बप्पा के विचारों से सहमत हैं, उनके ही विचारों का उल्लेख करते हैं। और वो किस विचार का उल्लेख करते हैं? तो ठक्कर बप्पा का यह मानना था कि जनजातियों के विकास के लिए इस तरह के प्रयत्न करने आवश्यक है जिससे कि वह भारत के दूसरे समुदायों की तरह यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकें। ये कहा जा रहा है कि जनजातियों का विकास इस प्रकार से किया जाए या जनजातियों के विकास का प्रयत्न इस प्रकार से किया जाना आवश्यक है जिससे कि भारत में जो दूसरे समुदाय हैं, भारत में जनजातियों को छोड़कर जो दूसरे समुदाय हैं, वह जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करते हैं, उसी प्रकार से जनजातियां भी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि जनजातियों से संबंधित योजनाएं उन व्यक्तियों की सहायता से बनाई जाए जिन्हें जनजातियों की समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी हो। अब ये कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जनजातियों से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जाएं या जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वह उन व्यक्तियों की सहायता से बनाई जाए जो जनजातियों के बारे में अधिकतम जानकारी रखते हों, उनकी समस्याओं के बारे में अधिकतम जानकारी रखते हों। तो ठक्कर बप्पा का अपना मानना है कि अगर जनजातियों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं तो इस प्रकार से प्रयत्न किए जाएं कि जनजातियों के अतिरिक्त जो भारत में समुदाय हैं, जिस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में भागीदार बनते हैं, उसी प्रकार से जनजातियां भी भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी योजनाएं बनाई जाएं, जो भी कार्य पद्धतियाँ अपनाई जाएं, जो भी योजनाएं बनाई जाएं, वह ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाए जो जनजातीय समस्याओं के बारे में जिनको विद्वता हासिल हो। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा देखें तो जनजातीय जीवन में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना अधिक आवश्यक है। ये कहा जा रहा है कि जनजातीय जीवन में सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसको व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। इसके अभाव में जनजातीय समस्याओं तथा असंतोष में और अधिक वृद्धि होने लगती है। इसका मतलब है कि जो भी जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अपने नियंत्रण की पद्धतियां हैं, सामाजिक नियंत्रण की पद्धतियां हैं, अतः उसी के आधार पर व्यवहारिक नियंत्रण की पद्धतियां वहां बनाई जानी चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई बाह्य नियंत्रण के साधन वहां लागू किए जाते हैं तो जनजातियों के लिए वह समस्याएं पैदा करेंगी, असंतोष पैदा करेंगी। आगे देखिए, जनजातीय संस्कृति में आज भी वयोवृद्ध लोगों को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। अपनी समस्याओं और वाद विवाद का समाधान करने के लिए उन्हें ही अब सबसे अच्छा माध्यम बनाया जाता है। आज भी जनजातीय समाज परंपरागत है, आज भी वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो है समाज में बहुत अधिक सम्मान है और उन्हीं बुज़ुर्गों को ही समाज का संरक्षक जो है माना जाता है या संरक्षक के रूप में उन्हें देखा जाता है। आज जब भी कोई समस्या, वर्तमान में भी जब भी कोई समस्या
उत्पन्न होती है, कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है जनजातीय समाज में, तो उसके समाधान के लिए वयोवृद्ध या वृद्ध लोगों की ओर देखा जाता है। उनको एक अच्छा माध्यम माना जाता है वाद विवाद को समाप्त करने के लिए, समस्याओं के निजात के लिए। परंतु नई प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अधिकारी जनजातियों के साथ अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि आदिवासी चालाकी और उत्पीड़न से संबंधित मानकर उनका विरोध करने लगते हैं। अब जब प्रशासनिक अधिकारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जब उनके साथ व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं तो वह ऐसे व्यवहार को जो है वो आदिवासी क्या मान लेते हैं कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी जो उनके साथ चालाकी कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है, जिसके आधार पर वो उनका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो समाज में जनजातीय एकीकरण के लिए बाधक बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो जनजातीय एकीकरण के लिए बाधक बन जाती है। इसका मतलब है कि जो भी नियंत्रण के साधन हो वो व्यवहारिक साधन हो, जिससे कि समाज के साथ उनका लगाव जो है वो जनजातियों का लगाव बढ़े, ना कि जो है जनजातियों का लगाव जो है वो ख़त्म हो। तो ये एकीकरण के लिए करना आवश्यक है। तो ये रहा आपका जनजातीय एकीकरण पर विचार मजुमदार का। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।